इत्मीनान, ठहराव। एग्जैक्टली। कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। मतलब बम्बई में सोचो, घर है मेरे, 2-3 घर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कहीं स्टेशन के बीच में हूँ मैं, यहाँ से कहीं और जाना है। अभी ऐसा लगता है घर में लेटे हुए खाते पीते लेटते हुए ऐसा लगता है कि बीच में कहीं है, टंगे हुए हैं, यहाँ से कहीं और जाना है, घर तो कहीं और, ऐसा लगता है। वहाँ पे लगता ही नहीं मेरा घर है ये, अपना घर होते भी लगता ही नहीं। ब्रीदिंग यहाँ पे अभी मेरे को लग रहा है हाँ नॉर्मल सा है सारी चीज़ें, थैंक गॉड सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, ठीक है। यही चीज़ आप महसूस ही नहीं करते मुंबई में। तो हम घर आ गए मेरे। घर आ गए, बहुत खूबसूरत, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई थिंक यहाँ पे जो है ना, जैसे आवाज़ें, हवा, जो हम सोचते हैं, जो अब तो हमारे लिए फैंटेसी हो गई वो, है ना, जो बम्बई में रह के जो सोचते हैं हम लोग, यहाँ पर आके वो मूर्त रूप में दिख रहा है सारी चीज़ें। वो बहुत ही, ये सब लोगों का जुड़ाव भी नहीं सब चीज़ों से था। आप ज़िद्दी हैं, आप वहीं रहे। अब हमें सबको बुला लिया यहाँ पे आपने, सब दौड़े चले आ रहे हैं। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली सब आना चाहते हैं जी जी जी। बट कुछ जी कुछ है कि अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ बिल्कुल। कुछ ज़िद्दी होते हैं हाँ। कि मैं तो आऊँगा, मैं तो आऊँगा सनम, तुमको भी लेके आ जाऊँगा। आपका है। और जिद आपने पहचान ली मेरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर एक स्क्रिप्ट दें आप और उसकी तैयारी 1 महीना यहाँ करूँ, उसके बाद फिर शूटिंग करने जाऊँ, आई थिंक मैं दुनिया का सबसे अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। वाह। ये कैसी जगह है, क्रिएटिवली आप कहाँ तक सोच सकते हैं, को अनलिमिटेड है एक्चुअली। ये ऐसा स्पेस है ये। वाह। फुर्सत कम मिलती होगी, उसकी तलब रहती है। तलब बहुत तलब रहती है। अब तो मुझे लग रहा है कि 2012 से जब मेरी 3 फिल्में रिलीज़ हुई थी, तब से आज तक मुझे 5 डेज़, एक साथ 5 दिन नहीं मिले मुझे फुर्सत के। अच्छा। हाँ, अब मुझे ऐसा लगेगा, अब मुझे क्या होता है कि बीच बीच में इरिटेशन होने लगी कि कंटिन्यूसली मैं काम करता जा रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए, एक लंबा सा, जहाँ पे मैं ऐसी जगह पे आ जाऊँ और क्या किया है उसके बारे में एक सोच सकूं कि अच्छा बुरा जो भी हुआ है, राइट। और एक स्टार्ट फिर से वो कहते हैं ना कि वो वो आ जाता है करते करते ना। हाँ, वो ऐसा महसूस होता है एज एन एक्टर मुझे कभी कभी। तो मुझे चाहिए वाकई ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा बिना कुछ के सिर्फ बैठा रहूँगा मैं यहाँ पे 1 महीने तक, मैं हिलूंगा भी नहीं यहाँ से। 1 महीने तक सिर्फ ऐसे बैठा रहूँगा और देखता रहूँगा, बस कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ पे। ऐसा मुझे अभी फील होता है आफ्टर 5 to 6-7 ईयर्स के बाद। अब मुझे ऐसा फील होने लगा कि ऐसा स्पेस मुझे चाहिए एक्चुअली। एक जब आपने फिल्मों में शुरू किया अपना सफ़र, जैसा आपने अभी बताया, और उसके बाद उस सफ़र में भी बीच बीच में कुछ काम था, फिर 2012 में उपलब्धि थी, और उसके बाद भी क्या थोड़ा डाउनस्लाइड आया या 2012 के बाद डाउनस्लाइड तो नहीं आया, बट ये ज़रूर आया कि जो ज़मीर जो था ना मेरा, वो थोड़ा सा लथर पथर हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब मैं हमेशा सोचता था कि बचपन से आदत डाल रखी थी, जैसे स्कूल की दीवारों पे भी लिखा रहता था सच के बारे में कि सच बोलो, सदाचार बनो, ये वो। तो वहाँ से एक वो उन्हीं स्लोगन की वजह से, उन्हीं जो कोटेशन लिखी होती थी उनकी वजह से
वो दिमाग में बैठी और हमेशा रहा कि ऐसा ही बनूंगा। बट जब अब आके 2012 के बाद जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं एज एन एक्टर, आप वो सारी चीज़ें जो ना बिल्कुल ऐसे हो गई, एक ताक के पीछे, एक दीवार के पीछे चली गई। आपको सबके सामने झूठ बोलना पड़ रहा है। वो उससे बहुत ही कराहियत होती है, मतलब अंदर ज़मीर गवारा नहीं करता उसको, लेकिन उसके बाद भी झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि ऐसा माहौल हो गया कि सच बोलते हुए डर लगने लगा और सामने वाला आदमी जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए माहौल के साथ चलना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि यही माहौल है। वो जब करना पड़ता है, वो ज़रूरत हो जाती है, जब बहुत दुख होता है। किस तरह के झूठ? बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं, हर तरीके से झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि पता है कि सच की गुंजाइश ही नहीं बची। सच बोलूँगा तो मारा जाऊँगा, ऐसा हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगर अपने बारे में भी सच बोलूँ तो मुझे मालूम है कि सामने वाले आदमी, माहौल ऐसा हो गया डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कोई भी, है ना। तो इसलिए एक जो माहौल बना है, झूठ का जो माहौल बन रहा है इंडस्ट्री में या हमारी सोसाइटी में, मैं भी वैसा हो गया हूँ। मशहूर होने की आदत खतरनाक हो सकती है। मशहूर होने की आदत खतरनाक हो सकती है। आपको पड़ गई? कहते हैं ना, वो एक हाईवे पे आ गए अभी आपको गाड़ी जो है ना 100 की स्पीड से ले जानी ही पड़ेगी आपको। तो वो हो गया अभी कि चल भागना ही पड़ेगा अब तो। उस रेस में आ गए अभी, आप हाईवे पे हैं, आपको भागना पड़ेगा, नो मैटर कि भाई कैसे भी करो, भगानी पड़ेगी गाड़ी को। तो वो डेंजरस है, वो बहुत डेंजरस है। जी जी। अंग्रेजी में एक वो फ्रेज होता है, you're riding a tiger, तो वही आप शेर पे सवार हैं, शेर पे सवार उतर नहीं सकते आप। एग्जैक्टली वो है। लेकिन जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं तो इत्तेफाक से इस रेडियो वगैरह की गली में घुस गया, न कोई तरबियत थी न इरादा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर आर्टिस्ट की एक मियाद होती है। मैं जानता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब शायद लोग मुझसे कहानियाँ सुनने से उकता जाएंगे, और उस दिन की तैयारी करना चाहता हूँ मैं। उस दिन तकलीफ़ होगी जो वरना बहुत भयंकर तकलीफ़ होगी, जब फ़ैन मेल्स नहीं आएंगे, लोग ऑटोग्राफ के लिए नहीं लाइन अप करेंगे, और आप तो ये जो बम्बई की लाइफ साइकिल है, क्या आपको ऐसे आसपास लोग देखते हैं जो जब शोहरत ख़त्म हो गई उससे डील नहीं कर पाए? आई थिंक अगर मुझे इस वक्त पे ये पड़ाव होते हैं एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पड़ाव है, कल को वो पड़ाव भी आने वाला है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। एक उसमें एक किस्सा था ना कि एक बहुत बड़ा कोई राजा था, उसकी बड़ी हालत ख़राब हो गई, जंगलों में चला गया वो और बेहाल हो गया, तो वो क्या करे। तो वो एक साधु बाबा के पास गया, तो बड़े मेरी हालत ख़राब है, क्या करूं, और बर्बाद हो चुका हूं, पूरी तरह से रियासतें छिन चुकी है मेरी। तो उन्होंने उसको 2 तावीज़ दिए। अच्छा। कि इससे भी हालत ख़राब हो जाए तब ये खोल के देखना एक तावीज़, और उसके बाद जब तुम्हारी स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाए और तुम्हें लगे कि हाँ सब कुछ वो, तब वो तावीज़, उससे पहले मत खोलना, तभी खोल के देखना। तो ठीक है, तो लेके गए तावीज़ और हालत ख़राब उनकी और ज़्यादा होती चली गई। तब उनकी जब बैंड बज गई पूरी तरीके से, तो उन्होंने खोला, अब खोल के देख ला तो यार वो तावीज़ में लिखा क्या है। तो उन्होंने खोल के देखा तो उसमें लिखा था वक्त है चला जाएगा। तो उनको अच्छा लगा, हिम्मत बनी और काम से फिर से शुरू किया, और वापस से फिर से वो जो पुरानी चीज़ें थी वो वापस से फिर से आ गई। और जब आ गई तो उनको लगा अब तो ये सारी जाएंगी नहीं चीज़ें, अब थोड़ा ना जाएंगी। अब फिर से उनके दिमाग में वही जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हुई थी, वो फिर वो सी उस पे उरूज पे आ गए वो, और वही सब कुछ करने लगे। बीच में एक फिर रियलाइजेशन हुआ उनको, यार आज सब कुछ है मेरे पास और अपनी हर मर्जी का हर काम कर रहा हूँ मैं, अब क्या चाहिए मुझे, तो देख लेता हूँ खोल के, एक तावीज़ और बचा है। तो फिर उसे खोल के देखा, बोले ये भी वक्त है चला जाएगा।
तो मुझे मालूम है कि ये वक्त है, चला जाएगा भी, वो भी वक्त आएगा, वो भी नहीं रहेगा। पड़ाव है सब, जाना है पड़ाव के बाद। बिल्कुल, ये अगर इतनी मैच्योरिटी हो ज़िंदगी को देखने की, और क्योंकि ये बड़ी आर्टिफिशियल और बड़ी भ्रम पैदा करने वाली होती है बम्बई की शोहरत जी। मैंने तो देखे हैं लोग जो अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करते हैं कि अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पिक्चर कोई भी उठा के देख लो, ऐसे कह रहे हैं नवाज। वो कि मैं हूँ। तो अब मैंने तो एक और सुना है, ये थर्ड पर्सन वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, तो एक एक्ट्रेस थी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, तो उनकी फिल्म किसी बड़े फेस्टिवल में तो सेलेक्ट नहीं हुई, बट वहाँ पे आप स्क्रीन कर सकते हैं फिल्म को अपने पैसों से, और अपनी ऑडियंस बुला सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे आके इंडिया में बोल सकते हैं कि भाई हमारी फिल्म भी उस फेस्टिवल में थी। अच्छा। हाँ, तो जब उस एक्ट्रेस की फिल्म वहाँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके अपनी, वहाँ पे बहुत सारे थिएटर सिनेमा हॉल बने होते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में, तो आप भी अपनी फिल्म ले जाइए वहाँ पे, उस पैसा दीजिए ऑडिटोरियम को, थिएटर को, और अपनी ऑडियंस बुला के दिखा दीजिए, और रेड कारपेट खुद ही बिछा के आ जाइए। तो यहाँ पे सब जगह आ जाता है, सब पेपरों में आ जाता है कि उसकी पिक्चर भी कान फिल्म फेस्टिवल में थी। कान फिल्म फेस्टिवल में थी लेकिन ऑफिशियली नहीं थी। राइट। तो वो बोल रही थी कि भाई कि मैं अपने आप को, कि सपोज उसने अपना नाम रखा हुआ है कि रीना है, सपोज रीना रेड कारपेट पे जाएगी आज। अपने मैनेजर को बोली, अपने बारे में बताया, अपने मैनेजर को, रीना आज रेड कारपेट पे जाएगी, बट मैनेजर बोलो बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमें थिएटर नहीं मिला। मुझे नहीं चाहिए, रीना को चाहिए आज रेड कारपेट बिछेगा और रीना रेड कारपेट पे जाएगी, फिल्म आज रीना की आज ही दिखाई जाएगी, आप कुछ भी करो मुझे नहीं मालूम। तो हमेशा ऐसे बात करती हूँ थर्ड पर्सन। लेकिन आप अपने आप को बचा पाए बहुत हद तक। मैं बचा लूंगा, क्योंकि जहाँ तक मेरे ख्याल में मैं बचा लूंगा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहता हूँ। मेरी औकात से ज़्यादा ही चीज़ें मिल गई मुझे, मैं ये सोचता हूँ, और जब मेरा बुरा हाल होगा तो उस बुरा हाल का मैं यूज टू ऑलरेडी हो चुका हूँ एक्चुअली। जो 12 साल 15 साल मैंने स्ट्रगल किया है ना, इससे बदतर जिंदगी में मैंने इसके बाद तो नहीं जी पाऊंगा, वो इतनी बदतर जिंदगी थी मेरी जी। तो मुझे मालूम वो उतना तो नहीं आएगा। बाकी तो मैं संभाल लूंगा। जिंदगी की आप बहुत तैयारी कर चुके हैं फर्स्ट एक्ट में। फर्स्ट एक्ट में ये सेकंड एक्ट चल रहा है, ये सेकंड एक्ट। थर्ड एक्ट जो है वो नहीं, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। हाँ, वो संभाल लूंगा मैं। बिल्कुल। और कैसे आप कैसी होती है एक एक्टर की कि पर्दे के पीछे की दुनिया, आप कैसे, आपका दिन कैसा होता है, आप तैयारी कैसे करते हैं, शीशे के सामने बोलते हैं, क्या आम लोगों को थोड़ा उसमें झांक के दिखाइए। शीशे के सामने तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि शीशे के सामने देखूंगा तो मुझे ऐसा होता है ना कि मुझे बाहरी तौर पे चीज़ें वो करेक्ट करने लगूंगा मैं चीज़ों को, कि अच्छा मैं खड़ा हूँ तो हाथ को ऐसे, ये वो बाहरी चीज़ें दिखती हैं शीशे में, वो मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ हो वो इंटरनली हो, और उसके लिए शीशे की ज़रूरत नहीं है। इंटरनली अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को, या जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है, ट्रुथ है, तो मुझे लगता है वो सामने वाले को भी दिखेगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो एक्ट मैं कर रहा हूँ, वो मुझे लग रहा है कि उसमें मैं एक होता है ना, खुद को एहसास हो जाता है कि सुर लग गया जी, कनेक्ट हो गया, शायद सुर ठीक लग रहा है ना। अगर वो मुझे एहसास हो जाता है तो फिर मुझे ज़रूर नहीं कि वो शीशे से बहुत गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि आप बाहरी चीज़ों को करेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको वो दिख रहा होता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जाते हैं आप। जो आपका मेंटल प्रोसेस है, जो इंटरनल प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी इंटरनल प्रोसेस रुके बिकॉज ऑफ मिरर। अभी जब से मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स खुले हैं और नए लोगों को सफलता मिली है, चाहे डिजिटल के माध्यम से या, तो एक्टर बनने की तो एक शाश्वत भूख थी, बहुत पहले से थी, लेकिन अब वो पहुंच में लगने लगी है बहुत बार लोगों को। पर जो
जो टैलेंट आप युवा टैलेंट आता देखते हैं, अगली पीढ़ी, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? बहुत अवेयर है जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि वो वर्ल्ड सिनेमा देख के आए हुए हैं। Right. पूरी नॉलेज है उनको, और क्या एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वाइड क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक्टिंग में भी या किसी भी चीज़ में, दे नो वेरी वेल। तो इसलिए बट उस एक चीज़ की जो मिस करता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस में, वो ये है कि जो प्रैक्टिस है वो कम है एक्टर्स को। अच्छा। हाँ, और एक लैंग्वेज जो है उस पे एक प्रैक्टिस कम है, लैंग्वेज पे कमांड कम है। जी। और क्योंकि मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त पे हमारे पास मोबाइल नहीं था या ये सारी चीज़ें नहीं थी, उस वक्त पे हम लोग जब थिएटर कर रहे थे तो बहुत प्रैक्टिस करते थे हम लोग, जी। क्योंकि हमारे पास कुछ और काम था ही नहीं। अगर हमें एक सीन रिहर्स करने के लिए थे, उसके पूरे दिन, क्योंकि हमारे पूरे दिन रिहर्स करते थे उसकी, क्योंकि हमारे पास कोई इंगेज करने वाली दूसरी चीज़ें नहीं होती थी। जी। अभी क्या है कि एक्टर्स इंगेज बहुत सारी वो अच्छी है, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, बट वो फीलिंग के लेवल पे ना, या इंटरनलाइजेशन के लेवल पर बहुत ही कम होता है। इसलिए जब एक्टर्स को मैं देखता हूँ, उसको नॉलेज तो सारी है, सब कुछ पता है, इन्फॉर्मेशंस भी हैं उसके पास कि अच्छी एक्टिंग की इन्फॉर्मेशन भी है, बट अच्छी एक्टिंग को फील करने का जो मादा है वो थोड़ा कम है, मुझे ऐसा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो लाइफ है ज़्यादातर इंगेज दूसरी चीज़ों ने, जो गैजेट्स हैं उसमें ज़्यादा इंगेज रहे हैं वो। हमारे पास उस वक्त पे बैठने का, हमारे पास खाली बैठने का वक्त था, हम पूरे दिन खाली बैठ सकते थे, पूरे दिन प्रैक्टिस कर सकते थे, वो वक्त हमारे पास था। लेकिन जब से ये इंटरनेट आया, वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छी बात, अच्छा भी है, लेकिन उसने एक्टर्स को अपनी तरफ इंगेज भी किया, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, रियलाइजेशन नहीं कर पाया, अपने वक्त नहीं दे पाया। ये एक चीज़ में फील महसूस होता है मुझे। जी। तो माँ के हाथ का खाना याद करते हैं मुंबई में? हाँ, मिस करता हूँ वो, इसलिए क्योंकि आदत पड़ी हुई थी बचपन से उनके खाने की। उनके बारे में बताइए। मेरी मदर बहुत ही हार्ड वर्किंग थी मेरी तरह। जी। फादर तो नहीं थे हार्ड वर्किंग, बट मेरी मदर बहुत हार्ड वर्किंग थी। उन्हीं के असर पड़ा मेरे अंदर एक्चुअली। शुरू से लाइक सुबह उठती थी 4 बजे, भैंसों को चारा वारा दिया, उसके बाद हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाती थी, फिर उनको भैंसों को नहलाना धुलाना ये रहता था उनका, फिर खाना बनाना, फिर कपड़े धोना, और खाना भी मतलब वो सिल बट्टे पे बाकायदा पीस के ये सारी चीज़ें करती थी। फिर शाम को जब सबसे लेट सोना उनका, तो सुबह 4 बजे से उठ के वो 9, 10, 11 बजे तक वो काम करते रहती थी। तो ये था, और बीच में बच्चों को पढ़ाना भी रहता था उनका। उर्दू, हिंदी ये सारी पढ़ाती थी। 500-600 बच्चों को पढ़ाया उन्होंने अपनी लाइफ में। हाँ, अच्छा। तो जितना भी जानती, थोड़ा बहुत जानती थी, गांव की थी, थोड़ा बहुत जितना भी जानती उतना पढ़ाती थी वो। बस यही था। तो उनकी आदत पड़ी हुई मेरे अंदर, जो मेहनत करने की, हार्ड वर्किंग खुद थी वो, तो वही हैबिट मेरे अंदर। सुबह उठने की आदत उन्हीं से पड़ी थी। अच्छा। हाँ, 4 बजे उठ जाती। तो अभी भी मेरा भी, आज भी कुछ भी हो, अगर लेट नाइट शूटिंग नहीं होती तो मैं 5-6 बजे के आसपास वैसे ही ऑटोमेटिकली उठ जाता हूँ। अच्छा। अच्छे बेटे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा बेटा हूँ अपनी माँ का। हाँ, ये तो है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी माँ है, इसलिए क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, और बुज़ुर्गों के लिए हमेशा अच्छा वही होता है आई थिंक बुज़ुर्गों के लिए, कि जो उनको रिस्पेक्ट दे, उनके गलत बात भी सुन ले, है ना। लाइक मेरे जब फादर थे, जब बोलते थे, मुझे मालूम है झूठ बोल रहे मुझे पता है, लेकिन वो बड़ा ऐसे और मेरे फादर की आदत थी, एक दिन में एक बात को 5 बार रिपीट करते थे। अच्छा। और मैं 5 बार ऐसे रिएक्शन देता था जैसे फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ उनकी बात को। वाह। तो उनको अच्छा लगता था। आज जो उनको बोल देता था, ये सुन चुका हूँ मैं आपकी बात, कल भी बोला था आपने, तो उस पर गुस्सा हो जाते थे वो। लेकिन वही था। कल ही की बात है, मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि देखो पापा की थोड़ा उम्र हो गई है, तो कई बार तुम लोग ऐसे
कई बार वो कुछ कह देते हैं तो ज़्यादा मतलब हाँ लिया उसको करो। हाँ ले लिया करो। एक्सेप्ट कर लिया करो। कई बार हाँ। तो वो एग्जैक्टली यही था कि मतलब वो कई बार, या जैसे उन्होंने कुछ एक हेल्दी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो कि रहा भी है, कई चीज़ों पे रहा है, तो मतलब दोस्ती पक्की, लेकिन ये है कि तो वो अब जैसे थोड़ा बड़े हुए, मैं और मेरा जो जुड़वा भाई है, मैं आइडेंटिकल नहीं पर मैं 18 मिनट बड़ा हूँ, तो वही कि थोड़ा जो एक को एग्जिस्टेंस ऐसा हो कि कोई बात हो सकता है उनकी नागवार गुजरे, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन ये करें, और उम्र के साथ ये हम लोगों को भी समझना चाहिए इस फेज पे आके। अच्छे पिता हैं आप? अच्छा पिता हूँ बट वही है, वक्त नहीं मैं दे पाता हूँ। इसका क्या जुगाड़ करना होगा? इसका कोई जुगाड़ नहीं है, इसका जुगाड़ नहीं है, ये सच है और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको बता दूँगा, भाई देखो ऐसा था, तुम्हें मैंने अच्छे खासे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ाया, और इसका रीज़न वही था क्योंकि मेरी बेटी जब मैं बोलता हूँ पापा मुझे आप मिलते नहीं हो और ये वो चले जाते हो। अच्छा, बोलती है? हाँ बोलती है, अभी चूँकि 8 साल की हो गई तो शिकायत करने लगी वो, और कहाँ जाते हो और मुझे आपके साथ रहना है, ये वो। मैंने देख मैं तो शूटिंग कर रहा हूँ बाहर और पैसा वहीं से आता है, तो पैसा तो एटीएम से भी आ सकता है ना, वो एटीएम से कार्ड निकाल के आ जाता है वहाँ से, तो जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने एटीएम कौन डालता है, तेरा बाप ही तो डालता है। क्योंकि मुझे एहसास है इस चीज़ का, क्योंकि मेरी हम लोग जो जिस स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़े, जी। हर माँ बाप चाहता है कि अब बड़े से बड़े, हमारे माँ बाप ने विचार, लेकिन उनके लिए बड़ा वही था, डीएवी कॉलेज था, उसी में पढ़ाया उन्होंने। लेकिन अब जो कि आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अब अच्छे स्कूल में पढ़े आपके बच्चे। डांटते हैं आप? स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी डांट ही नहीं सकता मैं उसको, डांट ही नहीं? कभी नहीं डांट सकता मैं अच्छा। उसको, ना, कुछ इतनी भी बड़ी गलतियां कर दे कभी नहीं डांट सकता मैं उसको। अच्छा। सब माफ है उसको। तो आप जब छोटे थे तो कुछ आपको डांट पड़ती थी, पिटाई विटाई होती थी कि नहीं? मेरी मदर बहुत पिटाई करती थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत बड़े तक मारा एक्चुअली। कैसे? वो तो उनके हाथ में जो भी आता तो वही मार देती थी। एक्चुअली मुझे बहुत ही पतंग वतंग उड़ाने का शौक था, खेलने का शौक बहुत था, कंचे वंचे ये वो सब इस तरह का, तो वो खेलने नहीं देती थी। एक बार तो हाथ बांध दिए। मैं एक्चुअली फिल्म देख के आया मैं। हाँ। 5 रुपये चोरी किए मैंने, अपने फादर की जेब से चोरी करता था, कभी अपनी मदर के उसमें बटुए में से कर लेता था चोरी की, और फिल्म देखने गया। हमारे पास में एक दूसरा गांव है, कस्बा है शाहपुर, वहाँ पे 5 रुपये में मैंने पलंग तोड़ आता है हमारे खाने का, है ना, वो भी खाया, अपने दोस्त को भी फिल्म दिखाई, उसको भी खिलाया। तो मेरे कोट में वो रह गया, पलंग तोड़ रह गया थोड़ा सा, है ना। तो अब उनको मालूम हो गया 5 रुपये चोरी हुए, तो किसने चोरी किए। तो मेरी जो मदर थी वो कोट को धोने जा रही थी मेरे, तो उन्होंने जेब टटोली तो उसमें निकला ये। तो उनको पता चल गया ये कहाँ से आए। मैंने दोस्त ने दिया था। कहाँ गया था तू आज? मैंने मैं कहेंगे स्कूल गया था। स्कूल तो नहीं गया था तू? कहाँ गया था? फिर मैंने बताया कि मैं शाहपुर गया था फिल्म देखने। तो अच्छा, तो इसका मतलब 5 रुपये वो चोरी तूने ही किए थे ना? मैंने हाँ। तो उन्होंने सज़ा दी मुझे, ऊपर ऐसे बांध दिया रस्सी से। हाँ, और फिल्म देख के आया था मैं, महेंद्र संधू की कोई महेंद्र संधू थे, खून का बदला खून। वो पिक्चर देख के आया था मैं। वाह 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 वाह। तो ये पतंगों पे जो आप लव लेटर लिखते थे वो उस पे चिपकाते थे कागज? हाँ, चिपकाते थे, गोंद होता था। ये थोड़ा तरकीब अगर बता दें ताकि आज के ज़माने के जो ब्लू टिक का इंतज़ार करने वाले आशिक हैं वो समझ लें कि भाई मोहब्बत में कितनी मेहनत होती थी एक वक्त में। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, ऊपर छत पे चढ़े, खत लिखा, वो लेटर लिखा एक पेपर, और आटे से पतंग पे चिपकाया वो लेटर, उड़ाई, उस तरफ की हवा है, डाली गोता खिलाया वहीं उसके घर पे सीधे। मैं तो बहुत परफेक्ट था इसमें। अच्छा, सबसे सीधी जगह वहीं जाके गिरती थी पता। लेकिन उसी समय अगर अब्बू आ गए उनके तो हुआ था ऐसे भी। अच्छा, एक बार हुआ था ऐसे। गिराए, वो होती थी छत पे, तभी उड़ाते थे हम, तभी लिखते थे। गई उसने
बड़े प्यार से कि पतंग फट ना जाए इसकी, बड़े प्यार से उसको निकाला, रखा और मेरी पतंग को ऐसे उड़ा दिया उसने। उड़ाई, अब वो जाके नीचे लिखेगी जवाब उसका, तब तक हवा इस तरफ हो जाती थी। अब दुआएं मांगते थे कब हवा इस तरफ हो, 2-2 4-4 दिन 8-8 दिन हो जाते थे, हवा कब होगी इस तरफ। इतनी किस्मत ख़राब। तो कैसे तैसे करके फिर 8 दिन के बाद हवा फिर उस तरफ होती थी, फिर पतंग उड़ाई डाली फिर वहाँ पे, तो वो चिपकाती थी, फिर जवाब आता था। ये था। तो अब्बू ने कब पढ़ी? एक बार पकड़ लिया, उसके अब्बू ने पकड़ लिया था एक्चुअली। फिर हुई कुटम्मस? हैं? नीचे ले गए, नीचे बाकी मुझे नहीं पता। उसको पकड़ के इसके ऐसे दुपट्टा पकड़ के नीचे ले गए, उसके बाद क्या हुआ वो मुझे आज तक नहीं पता चला। पर आप सेफ रहे? मैं सेफ था। क्यों पता नहीं था कि किस छत से आई है? पता उतना दिखाई नहीं दे रहा था, चश्मा लगाते थे उसके। तो नीचे लिखते थे क्या कि तुम्हारा नवाज? नहीं, नाम नहीं लिखा था। नाम तो इतना तो मतलब इतना तो अकल है। उसको जो पता है तो नाम लिखने की क्या जरूरत है, सामने मैं ही तो डाल रहा हूँ उसको। वाह वाह, ये आप लोग गौर करें, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कैमरा भी संभालें और जो देख भी रहे हैं कि ये जो ब्लूटिक वाली दुनिया है भाई, इतनी मेहनत होती है मोहब्बत करने में, जो लव लेटर लिखना। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं लव लेटर लिखता था और कुछ साल बाद। आप तो बहुत अच्छा लिखते हो। इतना अच्छा बोलते हैं जो इंसान, वो इतना अच्छा लिखता होगा, ऐसे पागल हो जाती होगी। ये बड़ा काम आता था, क्योंकि देखिए आप अगर किसी के लिए एक कविता लिख लें, तो आपका 1 रुपया नहीं जाना है और सामने वाला हमेशा रखेगा तकिया के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे जो नैनीताल का जो कम पॉकेट मनी वाला जीवन था, लेकिन लव लेटर लिखते रहे और कुछ समय बाद जो दोस्त था उसकी तो दाल गली नहीं, मेरी दाल गल गई। तो वो बता रही हैं। अच्छा, आप उसके लिए लिखते थे क्या? मैं उसके बिहाफ पे लिखता था। अच्छा। उनको, मोहतरमा को। हाँ। अब मोहतरमा से बाद में मेरा सिलसिला हो गया, उनकी दाल नहीं गली। उनको पता चल गया कि आप लिखते नहीं, वो बोली हाँ यार वो है तो लंपट, पर लेटर बहुत अच्छा लिखता था यार, ये बहुत बढ़िया। अब हम कैसे बताएं ये मैंने लिखा है ये। ओहो, तो ये थोड़ा है इसका कोलैटरल डैमेज शायरों का और राइटरों का, कि हमारे लफ्ज़ों को लेके लोग अपना प्यार जाहिर करते हैं, तो जब हमारी बारी आती है तो कई बार कुछ कम पड़ जाते हैं शब्द। और उसके बाद आप अंग्रेज़ी की दुनिया में जब पहली बार आए, तो कैसा, कभी अटपटा लगा? आप हिंदी भाषी दुनिया से आए? हाँ। कब इसका सामना हुआ? क्या इसके लिए भी आपको कभी एहसास कमतरी हुई? नहीं, मुझे लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफकोर्स शुरू में थोड़ा वो होता था कि अरे यार लैंग्वेज में मैं, इस लैंग्वेज में मैं नहीं है, मेरा हाथ तंग है बहुत जी, नहीं बोल पाता हूँ। बट ये होता था कि जैसे फेस्टिवल में जाने लगा था मैं बाहर, तो वहाँ पे कोई मिल जाता था तो उसके सामने वहाँ के लोगों के साथ मैं घंटों 3-3 4-4 घंटे इंग्लिश में ही करता था बात। तो वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं करते तुम्हारी इंग्लिश, उनको समझ में आ जाता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आना चाहिए एक्चुअली, उनको समझ में आ जाता था मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस कम होता चला गया इंग्लिश में, वो इसलिए कि यहाँ ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अरे यार क्यों बोल रहा है, जब गलत बोला नहीं जा रहा तो क्यों बोल रहा है, यहाँ ये कई बार सुनने को जब मुझे मिला तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही कम हो गया फिर। और एक वो भी अटैच्ड है कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, ये होता है, हमारी एनएसडी में ही होता था कि किसी एक बात का, टीचर की किसी एक बात का जवाब अगर मैंने हिंदी में दिया है और बराबर में बैठने वाले जो 2-3 हमारे यहाँ थे इंग्लिश बोलने वाले जी, और उन्होंने सेम मेरी बात को रिपीट किया इंग्लिश में, तो उनकी बात में ज़्यादा वजन होता था। वही बात जो गोरी बेटी और सांवली बेटी वाली बात है, एग्जैक्टली नानी वाली बात। मैंने मैडम जो हमारी टीचर थी उनको बोला, मैडम सेम मैंने यही कहा लेकिन मैंने हिंदी में बोला है। तो तब समझ में आया उन्हें, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो फिल्मों की ज़बान में ये बोलियां आई, जो आप जिस जगह से आए हैं, या विशाल भारद्वाज या पंकज या बिहार की, तो ये ज़बान धीरे धीरे एक्सेप्टेबल हो रही हैं डायलॉग्स में और डायलॉग्स में। राइट। तो अब आप अब तो
कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता होगा कि अब नहीं होता, अब नहीं। इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश को लेकर क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है, लेकिन बाहर बाहर कंट्री में। तो अगर आप किसी पार्क की बेंच पे बैठ के एक अनजान आदमी को बताएं कि एक आदमी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो कौन है वो आदमी? कंफ्यूज्ड है, ये बोलूँगा, बहुत ही कंफ्यूज्ड आदमी है। मैं हूँ कंफ्यूजन बहुत है मेरी लाइफ में अभी भी। जैसे आई डोंट नो, पता नहीं क्या कुछ चीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब मुझे अपने आप से चाहिए, है ना। मेरे थॉट जो हैं वो भी बहुत ही कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी बहुत ही क्या सही है क्या गलत है, हमेशा ये सोचते रहता हूँ क्या गलत है क्या सही है। वो इस वजह से मैं कभी उस नतीजे पे पहुँचा ही नहीं हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है या चीज़ ऐसी है, यू नो। आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं? बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब आई डोंट नो, मैं कभी गौर ही नहीं किया क्या अच्छाइयाँ हैं क्या। मैं कभी दूर से अपने आप को एक्चुअली जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। वो तो करता जा रहा हूँ अभी कंटिन्यूसली। हैं बुराइयाँ? सोसाइटी के हिसाब से हो सकती हैं कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो राइट और रॉन्ग होती सोसाइटी में कि ये चीज़ गलत है या अच्छी है, उसके हिसाब से हो सकती हैं कुछ बुराइयां। जैसे बजाते खुद मैं ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ बुराई है मेरे अंदर कि जो नाकाबिल बर्दाश्त है या सोसाइटी के लिए ख़राब है, किसी इंसान के लिए बर्दाश्त के बाहर है। ऐसी कोई बुराई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि मैं इंसान हूँ कि किसी का कोई नुकसान हो सकता है, ऐसी कोई बुराई है मेरे अंदर। मैं आपको वो स्कूल दिखाना चाहता हूँ जो माता पिता ने शुरू किया था, और वो हैं अभी उनसे मिलाना चाहता हूँ आपको। मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपको क्या इंस्पायर की, क्या चीज़ कि आप कनाडा से यहाँ पे आ गए और यहाँ पे चलिए आके पूछा स्कूल जाए। आप हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत भारत के सबसे आला कलाकारों में से हैं, करोड़ों करोड़ों लोग उनको देखते हैं। सौभाग्य है हमारे स्कूल का। सर आपसे बहुत आपके बारे में पता चला, बहुत इंस्पायर लाइफ रही है आपकी। अपना आगे माहौल बना दिया बिल्कुल खूबसूरत। ये तो आप सबकी मेहरबानी है और शुभकामनाएं। इससे आप भी गांव के परिवेश से हैं, मुजफ्फरनगर। हाँ, एकदम ठेठ गांव। एकदम। अब तो फिर नवाज पूछना भी चाह रहे थे कि आपकी आप वो कनाडा वाली यात्रा की कनाडा से आइए बैठिए ना। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे, जब आप कनाडा में थे वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आप वहाँ पे इतना बड़ा सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए? उस जमाने में जब मैं स्टूडेंट था, क्लास 6, 7, 8 का, तो यहाँ से इटौंजा करके एक जगह जो पड़ी थी, जो ब्रिज के नीचे हाईवे से जहाँ टर्न किया हमने। हाँ करेक्ट। वहाँ तक एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू गो बाय वॉकिंग और फिर वापस आता था। तो मेरे को लगता था कि मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है। ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन था वैसे। फिर उसके बाद में पढ़ाई की उन दिनों बहुत प्रॉब्लम थी। अगर कोई आदमी मिडिल पास कर लेता था क्लास 8, तो इट वॉज एन अचीवमेंट। मैंने जब मिडिल पास किया इटौंजा से, तो उसके बाद में आई हैड नो वेयर टू गो। तो लेकिन समहाउ जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है तो कुछ बन जाता है। हिसाब किताब बन गया और मैं लखनऊ चला गया। गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी किया जी। और जियोलॉजी में एमएससी करने के बाद फिर आई गॉट अ जॉब इन ONGC। तो लेकिन ऑल थ्रू दीज ईयर्स
मेरे दिमाग से वो बात नहीं गई, मेरे गांव में स्कूल क्यों नहीं है। हाँ हमारे गांव के बच्चे जो हैं अभी भी दूर जाते हैं जितना मैं जाया करता था। ONGC में मैं शिवसागर में था तो सब लोग अप्लाई कर रहे थे, मैंने भी एक एप्लीकेशन डाल दी एंड आई गॉट स्कॉलरशिप विद पैसेज टू एंड फ्रो, और तब मैं चला गया। दैट इज हाउ आई वेंट, क्योंकि अगर टू कनाडा कनाडा चला गया, न्यूजीलैंड, हाँ हम लोग 8-10 लोग थे हाँ। और सोचा करते थे कुछ अच्छा किया। वो जो 8-10 लोग थे वो इंडियन थे? हाँ सब इंडियन थे। अच्छा। सब इंडियन थे। हाँ वो जो 10 लोग थे उसमें कई बार आता था कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तो मैं कहता था कि तुम लोग क्या करोगे मैं नहीं जानता, मैं क्या करूँगा मैं जानता हूँ, तुम क्या करोगे। मैं अपने गांव में स्कूल खोलूंगा। इन द मीन टाइम मैंने इधर बहुत सारे अच्छे काम किए थे, अचीवमेंट किए थे, डिस्कवरीज की थी, लेकिन किसी ने मेरे को वो अचीवमेंट ने हमको वहाँ ड्रैग नहीं किया। अच्छा। 4 साल तक मैं लैंडेड इमिग्रेंट था और सिटीजन भी हो सकता था चाहता हाँ तो लेकिन मैं चला आया वन फॉर और आकर के गांव में बैठ गया। हाँ। अच्छा। और जब इन लोगों से कहा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बड़े बड़े सपने बुने होंगे, वो लड़का बाहर गया है, विदेश गया है, लौटेगा, गांव को बदल देगा। हाँ। तो अब मैंने जब कहा कि मैं यहीं रहूँगा, स्कूल खोलूँगा, एक आध जो मिस्टीवियस लोग थे उन्होंने कहा कि इनका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। स्क्रू ढीला हो गया। तो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है हाँ। कि जाओ और पीसफुल एटमॉस्फेयर में थोड़ा दिन रहो, ठीक हो जाएंगे, Peaceful atmosphere। चले जाएंगे। हाँ वापस कनाडा चले जाएंगे। हाँ हाँ। तो ऐसे करके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं जा ही नहीं रहा, मंथ आफ्टर मंथ, आने के बाद इनसे मुलाकात हुई। हाँ, अच्छा, जब शादी भी नहीं वो सारा सारे मैं लाठी अकेले ही भांज रहा था। हाँ। अच्छा। तो इनसे 14 मई हाँ। 1972 को शादी हुई। हाँ। उनको शौक था पढ़ाने का, अच्छा। और टीचिंग का शौक भी था, और मेरी शर्त थी हाँ। कि जो स्कूल मेरा चलाएगा मैं उसको ही साथी बनाऊंगा। अच्छा। तो एनीवे हम दोनों ने शुरू कर दिया, फिर हमारी जो सेविंग थी वो ख़त्म होने लगी, एंड दैट इज़ हाउ इट वेंट ऑन एंड ऑन। मैं मध्य प्रदेश चला गया एज ए जियोलॉजिस्ट, क्योंकि पैसे की कमी थी, और इस एरिया की हालत ये थी कि यहाँ पर 4 रुपए फीस अगर हम लगाते थे तो बच्चे भाग जाते थे, और फीस नहीं लगाते थे तो उन्हें पढ़ाएगा कौन। हम 2 लोग कितना पढ़ाएंगे, 2 लोग पढ़ाते थे। तो कर करा के फिर मैं मध्य प्रदेश चला गया, वहाँ पर जॉब किया, और मैंने कहा कि अब दैट्स इट, मेरा ख्याल अब नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा कैसे नहीं हो पाएगा, मैं चलाऊंगा। जोश में कह रही हैं, हाँ। जोश है नया नया, चलाएंगे तो क्या। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ट्राई करके देख लो। तो मैं तो चला गया मध्य प्रदेश, और ये आ गई गांव आ गई। अभी आप बताइए ना हमें। हाँ, हमारे हिसाब से मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई से गांव निकले थे, जैसे हमने लाइफ में कभी गांव नहीं देखा था। जब दुल्हन बन के आए हैं, वो बताइए कैसे आप ट्रक में पीछे। बात सुनिए, बड़े खुश हैं। कनाडा रिटर्न लड़का मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह है। बड़े मन में ख्वाब जगह कि हम बड़ा अच्छा आदमी मिल रहा है। इटौंजा तक कनाडा तो से। टैक्सी कनाडा रिटर्न, फॉरेन रिटर्न लड़का है। रिटर्न। हाँ। हाँ। अब इटौंजा तक तो तमीज से आए बिल्कुल। टैक्सी, घूंघट, लहंगा, चुन, अरे दुल्हन विदा होती तो सजाई जाती, उसी तरह हम उतरे। हाँ। इटौंजा के बाद हमसे कह रहे हैं, सुनो इधर आओ, बात सुनो, तुम इस पे चढ़ पाओगे बक्से, हमको जो शादी में बक्सा मिला था उसी बक्से में चढ़ पाओ, क्योंकि ट्रक में हम कैसे चढ़े। ट्रक खड़ा, बक्सा नीचे रखा, और हमारी पालकी कर दी ट्रक के पीछे, बक्से से हम
ट्रक में बैठे, ज्यादा ये किया कि ड्राइवर के बगल में खुद बैठ गए, हमको इधर कर दिया। हाँ। तो हमारी तो भैया लिपस्टिक विपस्टिक सब धो गई सब। हम क्या बताएं। अब यहाँ है, यहाँ है, कच्चे घर हमने कभी देखे नहीं। हाँ। अब ऐसे पैर रखना और इस पे पैर रखने में जमीन है, और उस समय पायल वायल क्या छमर छमर सब पहले। अब बता नहीं सकते जो लाइफ में बीता, लेकिन एक शर्त बहुत अच्छी थी। आपके दिमाग में नहीं है ये क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया ये? नहीं, इनका साथ हमें इतना अच्छा मिला, हम प्राउड करते हैं। तभी इन्होंने कहा कि स्कूल ख़त्म कर दो, हमने कहा नहीं, अगर हम कफन हमको ओढ़ेंगे तो नहीं ओढ़ेंगे। हम जुट गए, इसमें भी थे। हमने अपने बच्चों को नैनीताल में छोड़ा। बीच में एक बच्चा अम्मा के पास कराते थे लखनऊ में, 15 दिन के लिए एक बच्चा ले आते थे, 15 दिन बाद जाते थे, दूसरा बदलते थे, दूसरा ले आते। बहुत, आप सोच के देखो। मैंने इनसे कहा कि अभी मेरे 5 साल नहीं पूरे हुए हैं, 4 साल पूरे हुए हैं, कहो तो चले वापस। गेव दैट ऑप्शन। उन्होंने कहा कि नहीं। तो इट वाज आउट ऑफ चॉइस, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। तो यहाँ इस तरह से, तो क्यों यहाँ आ गए? क्योंकि हमने एक जिंदगी जिया और दूसरे बच्चे वैसी जिंदगी ना जिए, उनको कुछ सुविधा मिल जाए, इसलिए छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए कि हम कुछ करें। यहाँ पे गायें हैं 4-5। अच्छा। तो बेटी की वो बड़ी प्रिय हैं कि भाई ये रानी उसको है, तो होंगे। हाँ। ये झुमरू है, एक का नाम रैम्बो है। दो बछड़े उसने हैं। नाम उसी ने रखे हैं। हाँ भाई, झुमरू, रैम्बो, रानी, नंदिनी, ये सब। सोचो उसकी जो मेमोरीज होंगी इस वक्त पे जो डेवलप हाँ। हो रही हैं, वो इतनी रिच है। रिच हो जाएगी ना वो, जब बड़ी होगी उसको सारी चीज़ें मालूम है। हाँ। हज़ारों चीज़ें लिख सकती है, हज़ारों चीज़ें सोच सकती है वो, कोई उसके पास है। हाँ। हवाओं के बारे में बात करने को है, स्मेल के बारे में बात कर सकती है वो, क्या क्या चीज़ें नहीं, पेड़ पौधे, ये वो, गाय भैंस। यहाँ पे वही है ना, जैसे बच्चा खेला थोड़ी देर के लिए अगर बैठ गया वो, तो इनलाइटमेंट होता है उसको, जो शहर में पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। और वही मेरे पे तो, मुझे तो अपने आप पे वही वो आता है, गुस्सा भी आता है, तरस भी आता है। औकात कुछ नहीं है हमारी कि सब कुछ होते हुए भी जिन चीज़ों से आए थे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, यू नो। और वहीं से सारी चीज़ें मिली, वहीं से वो मटेरियल मिला जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं आज, जिनको देख के लोग बोले अरे वाह क्या बात है यार, क्या परफॉर्मेंस होती है ना। क्या करें, खाली हो गए अब क्या करें। वो तभी हो सकता है वापस जाएं, फिर से कुछ लेके आएं, फिर जाके वहाँ खर्च करें उसको। वो है नहीं अभी खर्च लेने वाला ना खर्च करने वाला, वही रिपीटेशन हो रहा है। थॉट भी ऐसे हो गए, आप भी वैसे ही हो गए, ऐसा हो गया अभी। तो इसलिए इरिटेशन इसलिए होती है। जो आप कर रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि अभी कुछ हो सकता है एक ट्रेंड बन जाए, यही चीज़ एक ट्रेंड बन जाए, यही चीज़ इसी चीज़ को पूरी दुनिया से कोई इसी को फॉलो करने लगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी तलाश में है ओरिजिनलिटी की, सच्चाई की तलाश में है। भले कितना भी शहरों में आप मसरूफ़ रहें, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी उसको 1 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं वो तलाश करने की कोशिश करता है कि यार कुछ सच, कुछ ओरिजिनल कुछ मिल जाए यार, टफ स्टफ, यू नो। तो वक्त वही है, साइकिल वही आएंगे वहीं पे, यहीं पे सबकी औकात यही देखेंगे, सब यही आएंगे। इत्मीनान, ठहराव। एग्जैक्टली। वाह, चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ही एक होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मिल गई, ऐसा लग रहा है।